चलिए, आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवांश स्टडी के करंट अफेयर के सेशन में। शुरुआत करते हैं हम आज की न्यूज़ की। जो इम्पोर्टेंट आज के करंट अफेयर है उनकी आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारी न्यूज़ है आज विक्रम दोराई स्वामी जी को क्या बनाया गया है, इंग्लैंड में उच्चायुक्त बनाया गया है। उच्चायुक्त क्या होते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक देश में अपने अपने एम्बेसीज खोली गई हैं, दूतावास खोले गए हैं। उस दूतावास के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उन्हें उच्चायुक्त या राजदूत कहा जाता है। ठीक है, जो उच्चायुक्त और राजदूत में क्या अंतर होता है, तो उच्चायुक्त और राजदूत, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर दोनों एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर ये अलग अलग चीज़ होगी। जैसे उच्चायुक्त कहाँ कहा जाएगा इनको और कहाँ पे राजदूत कहा जाएगा, तो वे सारे देश जो राष्ट्रमंडल देश के कभी ना कभी सदस्य रहे हैं या सदस्य हैं अभी वर्तमान में, वहाँ पर जो भी आपकी भारत की दूतावास होंगे, उस देश में जो भारत के दूतावास होंगे, उन दूतावास के जो प्रमुख व्यक्ति होंगे उन्हें उच्चायुक्त कहा जाएगा। और उसके अलावा राष्ट्रमंडल देशों के अलावा और कहीं और जो देश शेष बचे हुए हैं, वहाँ पर जो दूतावास है उन दूतावास के जो प्रमुख होगा उन्हें एम्बेसडर या राजदूत कहा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल देश की बात करें तो राष्ट्रमंडल देश में मोस्टली वह सारे कंट्री आते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन या किन्हीं यूरोप देश के क्या रहे हैं, अधीन रहे हैं, जैसे जिनमें से भारत भी एक है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल देश की जो स्थापना हुई थी 1931 में, इस संगठन की स्थापना हुई थी। राष्ट्रमंडल देश जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशन देश, कंट्रीज। ठीक है, अगली न्यूज़ है अन्नामणि। कौन है ये अन्नामणि जी, तो अन्नामणि जी क्या है, भारत की, इनको कहा जाता है भारत की मौसम महिला कहा जाता है। ठीक है, भारत की मौसम महिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह भारत की भौतिकी एवं मौसम विज्ञान की क्या रही हैं, वैज्ञानिक रही है। ठीक है, इनकी अभी 104वीं जयंती थी, इसकी 104 नंबर की जयंती थी इनकी। ठीक है, इस जयंती के अवसर पर गूगल अपने पेज पर जो डूडल डालता है, वो डूडल को डालकर इनको अन्नामणि जी को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था गूगल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अपने क्या है। अगली न्यूज़ है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्टार्ट हो गई है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस क्या चालू हुई है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस चालू हुई है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस स्टार्ट हुई है। इसको स्टार्ट किया गया है, कहाँ पे स्टार्ट किया गया है इसको, तो स्टार्ट किया गया है पुणे में पहली बार ऐसी बस चली है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी। ठीक है, चलिए पुणे में स्टार्ट किया गया है और इसको स्टार्ट किसने किया है, जितेंद्र सिंह जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। इन केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना देश में, और जितना हम अन्य फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं उन फ्यूल्स का यूज़ कम करना, जिससे क्या हो सके, जिससे आपका जो पर्यावरण का है वो संरक्षण हो सके। ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने की ओर ये एक कदम है भारत सरकार। फिर क्या है, नाफिस क्या है, तो जो केंद्रीय आपके होम मिनिस्टर हैं, जो आपके केंद्रीय होम मिनिस्टर हैं, आपके सेंट्रल के जो होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन अमित शाह जी के द्वारा क्या किया गया है, नाफिस को लॉन्च किया गया है। नाफिस क्या है, तो नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। एक बार और फिर से बता देता हूं, एन से है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है एनसीआरबी। एनसीआरबी कौन है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा इसे बनाया गया। क्या किया जाएगा इसके तहत, तो जितने भी भारत में राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पर जितने भी जुर्म होते हैं और जो मुजरिम होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट को एकत्रित करने के लिए ये क्या बनाया गया है, नाफिस बनाया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, इस नाफिस के तहत इन सारे मुजरिमों के फिंगरप्रिंट जो हैं, ये फिंगरप्रिंट क्या किए जाएंगे, एकत्रित करके रखा जाएगा। कौन रखेगा, एनसीआरबी रखेगा। किस माध्यम से रखेगा, नाफिस के माध्यम से रखने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। फिर अगली न्यूज़ है अपनी, अगली न्यूज़ में बता रहे हैं अरनमुला कन्नड़ी क्या है, तो अरनमुला कन्नड़ी एक हस्तशिल्प कला है। क्या है, एक हस्तशिल्प कला है और ये कांच का दर्पण है। क्या है ये, एक आपका ये कांच का दर्पण है। क्या है ये, कांच का दर्पण। इस कांच के दर्पण कहाँ से संबंध रखता है, ये क्वेश्चन है।
तो ये जो संबंध रखता है ये केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है और इसे 2005 में जीआई टैग मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था। हमने आपको कल की न्यूज में बताया था कि जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो वाणिज्य मंत्रालय के ये अधीन आता है और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से दिया जाता है, जिसका मुख्यालय आपके चेन्नई में बताया था। ठीक है, अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है शांघाई सहयोग संगठन। शांघाई सहयोग संगठन क्या है? SCO शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसमें 8 सदस्य देश हैं, जिनमें से भारत और पाकिस्तान भी है। इन भारत और पाकिस्तान को 2017 में इसमें सम्मिलित किया गया था। दोनों, भारत को भी 2017 में सम्मिलित किया गया था और पाकिस्तान को भी 2017 में सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा कौन कौन कंट्रीज हैं? तो रशिया है, रशिया के अलावा चाइना है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और आपका रूस, चाइना, भारत, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को इसको 2017 में सम्मिलित किया गया है। इस शांघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, वो आयोजित की गई है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ठीक है, अब रक्षा मंत्रियों की बैठक थी तो स्वाभाविक सी बात है अपने यहाँ से भी अपने रक्षा मंत्री गए होंगे, जिनका नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है? इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है, इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। ठीक है, फिर ताशकंद को क्यों याद रखते हैं अपने? तो ताशकंद को हम इसलिए भी याद रखते हैं कि 1965 में भारत पाकिस्तान जो वॉर हुआ था, उसके बाद में जो 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को, वो ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। उस समय जो ये ताशकंद था, ये ताशकंद रशिया के अंतर्गत आता था, क्योंकि उस समय रशिया पूरा टूटा नहीं था और USSR था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, जो टूटा 1991 में। 15 देशों में टूट गया है 1991 में और इसका सबसे बड़ा भाग रशिया है। ठीक है, उस समय उज्बेकिस्तान ताशकंद में आता था। इस ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। हालांकि हम जीते थे, उसके बाद भी हमारी लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी वहां पे। ऐसा कहा जाता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन क्या पता क्या, देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उनका यहाँ पर भारत में लाने के बाद में पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था। वो बहुत विवादित मामला है। ठीक है, अपनी तरफ से ताशकंद समझौते में थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे और उधर पाकिस्तान की ओर से अयूब खान जी उधर उनकी तरफ से सम्मिलित हुए थे ताशकंद समझौते के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्या है? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक आयोजित की गई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। हाँ, तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, वहां पे 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई। ठीक है, अगली और लास्ट न्यूज है आज की। वित्त वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 13 से लेके 15.7% तक रखने की उम्मीद है। किस किसने उम्मीद जताई है? ये तो एसबीआई और इकरा के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो है जो भारत की पहली तिमाही मतलब वित्तीय वर्ष, भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है, यहाँ पे 22-23 लिखा है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि जो वित्तीय वर्ष चालू होता है 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो अप्रैल, मई और जून में भारत की जीडीपी किस ग्रोथ रेट से बढ़ी है वो बताने की बात की गई है। तो एसबीआई और इकरा के द्वारा कहा गया है कि 13 से 15.7% तक बढ़ने की उम्मीद है और आरबीआई ने यह कहा है कि 16.2 बढ़ने तक की उम्मीद है। अगले महीने इसके डाटा आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी बढ़ी है और कितनी नहीं बढ़ी है। ठीक है, प्रथम तिमाही आपकी स्टार्ट होगी अप्रैल, मई और जून में कितनी जीडीपी ग्रोथ हुई है भारत की, वो इसमें पता चलेगी अपने को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।